सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड पीटीसीएल और टेलीनॉर पाकिस्तान के मर्जर की दरखास्त के जायजे का दूसरा मरहला शुरू कर दिया है। तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और दीगर रेगुलेटर्स के साथ जामे मुशावरत का आगाज हो गया है और इस मुशावरत का मकसद टेलीनॉर और इत्तसलात के जेर इंतजाम चलने वाली पीटीसीएल के इस मर्जर पर पाकिस्तान की टेलीकॉम मार्केट के अहम स्टेक होल्डर्स से इस मर्जर के मुमकिन असरात और खदशात पेश करने का मौका फराहम करना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मर्जर के मुमकिन फवाइद का भी जायजा ले रहा है। टेलीकॉम सेक्टर और स्टेक होल्डर्स ने इस मर्जर पर अहम खदशात का भी इजहार किया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उठाए गए बुनियादी खदशात में से एक अहम नुकता यह है कि इस मर्जर से पाकिस्तान में सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स की तादाद 4 से कम होकर 3 हो जाएगी, जिससे टेलीकॉम सेक्टर के मुकाबले की फिजा मुतासिर होगी। मर्जर के नतीजे में नेटवर्क स्पेक्ट्रम के मुमकिन खराब होने के खदशात का भी इजहार किया गया है, जिससे कॉम्पिटिटर्स पर मनफी असर पड़ेगा। कंपटीशन कमीशन स्टेक होल्डर्स के खदशात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिटेल LDI फिक्स्ड लाइन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट, रिटेल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन मार्केट, होलसेल डोमेस्टिक लीज लाइंस, होलसेल IP बैंडविड्थ और इनफरादी मोबाइल फिक्स इंटरकनेक्ट मार्केट का जायजा ले रहा है। कंपटीशन कमीशन इन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात खास तौर पर पाकिस्तान की मोबाइल नेटवर्क की मजमूई काम करने की सलाहियत, मार्केट शेयर्स और मुतल्लिका सेक्टर में तवाज़ुन बिगड़ने के खतरात का बहुत ही बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। इत्तसलात के जेर इंतजाम PTCL ने 6 मार्च 2024 को इस मर्जर की दरखास्त दायर की थी, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौखर कर दिया था और कानून के मुताबिक कमीशन ने दरखास्त का जायजा लेने के बाद पहले मरहले का ऑर्डर 3 मई को जारी कर दिया था। पहले मरहले में हुक्मनामे में कमीशन ने बहुत से खदशात का इजहार किया था। कमीशन के जारी करदा एलामिया के मुताबिक टेलीनॉर और PTCL के मर्जर से सार्फिन की चॉइस का हक कम और मार्केट में मुकाबले की फजा मुतासिर होगी। CCP के मुताबिक PTCL टेलीकॉम मार्केट में पहले से ही एक अहम ताकत के तौर पर मौजूद है। मौजूदा ओवरलैप्स के तहत मर्जर की मंजूरी दी तो मार्केट में अदम तवाज़ुन पैदा होगा। एलामिया में यह भी वाज़ेह किया गया है कि मार्केट में पहले से मोबिलिंक की वारिड टेलीकॉम के उसूल से मार्केट पेयर्स की तादाद कम हो गई थी। अगर PTCL और टेलीनॉर को मर्ज किया गया तो 4 में से एक और अहम प्लेयर का खात्मा हो जाएगा। मर्जर के नतीजे में सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा और मेयार भी मुतासिर होगा। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस मर्जर से मुतालिक जायजे का दूसरा फेज जारी है, जिसके बाद इस मर्जर का हतमी फैसला किया जाएगा। आज जब हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक आला ओहदेदार से राब्ता किया, उनसे हकाइक जानने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस का फैसला पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए करेगा। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि जिसका मार्केट में जितना शेयर बनता है उसको उतना ही हक मिले। सर्विसेज क्वालिटी किसी सूरत मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। CCP को पहले मरहले में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसीलिए दूसरे मरहले को शुरू किया गया है और अभी भी ये रिव्यू जारी है। जब हमने CCP के आला ओहदेदार से पूछा कि क्या CCP इत्तसलात को पाबंद कर रहा है कि वो भी इस डील में PTCL के साथ अपना हिस्सा शामिल करे, तो उन्होंने बताया कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी बड़ा अहम है जो टेलीकॉम सेक्टर मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों को परेशान कर रहा है कि अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मर्जर के हक में फैसला कर देता है और टेलीनॉर को इत्तसलात के जेर इंतजाम चलने वाली PTCL में जम कर देता है, तो क्या इसके नतीजे में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और तकरीबन $4 बिलियन की सरमायाकारी मुल्क से नहीं चली जाएगी? क्या इस मर्जर और टेलीनॉर के पाकिस्तान से जाने का इम्पैक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी पर नहीं पड़ेगा, जिसके लिए हुकूमत इस वक्त दिन रात कोशिशें कर रही है? और क्या PTCL खुद माली तौर पर इतना मुस्तहकम है कि इतनी बड़ी डील कर रहा है? क्या इस खरीदारी के लिए PTCL, जिसमें 26% शेयर्स इत्तसलात के हैं, PTCL $400 मिलियन का बड़ा कर्ज हासिल करके टेलीनॉर की खरीदारी की कोशिश कर रहा है, तो क्या PTCL मजीद माली अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो जाएगा? PTCL जिसको इत्तसलात चला रही है, कैसे इस कर्ज के बोझ से और दुनिया में क्या तासुर जाएगा पाकिस्तान का? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब माहिर माशियात हैं, चेयरमैन के ट्रेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस वक्त हमारे मुल्क को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को हम बाहर जाता देख रहे हैं। $3-3.5 अरब की सरमायाकारी अगर बाहर चली जाएगी तो इस डील का फायदा क्या होगा? PTCL क्या इसके नतीजे में कोई FDI लाने में कामयाब हो रहा है आपकी नज़र में? जी, इसके कई पहलू हैं। आपने उन पहलू में काफ़ी पहलू का जिक्र भी किया।
अपने कॉन्वर्सेशन में। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेलीनॉर एक बहुत बड़ा ब्रांड था जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था और कर रहा है, मगर वो बेचना चाहते हैं। और एक इन्वेस्टर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के लिए, कि वो जिस मुल्क में एंटर कर सके वहाँ से एग्जिट भी कर सके। तो अगर उनकी एग्जिट नहीं होती तो वो बाकी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बुरा इंडिकेटर होगा कि हम इस मुल्क में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, मगर जब बेचने के वक्त आएगा तो हमारी सेल को रोक दिया जाएगा। तो एक पहलू तो ये भी है, मगर दूसरा पहलू जो आपने बोले वो पॉइंट बड़े वैलिड है कि ओवरऑल मुल्क में पाकिस्तान को सही एसेट की वैल्यू मिली, क्या इत्तसालात उसके लिए एक बेहतर बायर है, वो सारे पहलू भी रेलेवेंट है। और खासतौर पे ये जो आपने जैसा बोला कि पीटीसीएल क्या इसके पास फाइनेंशियल इतनी स्ट्रेंथ है कि वो टेलीनॉर की सर्विसेज को अब्जॉर्ब कर सकती है और एक अच्छी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती है। सो दोज आर ऑल वेरी वैलिड कंसर्न्स। सर, तो अली भाई साहब फिर ये कोशिश क्यों कर रहा है पीटीसीएल के पहले $400 मिलियन का कर्ज, फिर $500 मिलियन का कर्ज, और जब 7 इत्तसालात पार्टनर के तौर पर मौजूद है तो ये कर्ज वहाँ से बासानी लिया जा सकता है, उस नुकसान को पूरा किया जा सकता है। इत्तसालात कोई इसमें फाइनेंस नहीं कर रहा और पीटीसीएल फिर भी बजिद है कि ये मर्जर किया जाए, तो ये आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा आगे चलकर, कुछ आपकी समझ आ रहा है? जी देखिए, जैसा बोला कि इसके कई पहलू हैं। एक पहलू है प्राइवेट इन्वेस्टर का, दूसरा पहलू है हुकूमत का। हुकूमत के पहलू से तो बड़ा क्लियर है कि हमें डॉलर की ज़रूरत है, और अगर हमारे मुल्क से रुपए को रेज करके उसको कन्वर्ट करके इंटरनेशनल पेमेंट की जाएगी तो रुपए हमारे रिजर्व्स भी इम्पैक्ट आएगा, डॉलर की डिमांड पे भी इम्पैक्ट आएगा, जिसमें रुपये की स्टेबिलिटी भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये तो बड़ा क्लियर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इकॉनमी के ऊपर, जिसके लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा यही होता कि अगर बाहर से बायर जो भी था वो बाहर से पैसे लेकर आता और उस पैसे से इंटरनेशनल पेमेंट करता, जो कि गवर्नमेंट ने बाकी काफ़ी ट्रांजैक्शंस में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि जो सेलर है, जो बायर है, वो अगर सेलर इंटरनेशनल पार्टी है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट से पैसा रेज करके वो पैसा दे। तो ये पहलू तो इसका बिल्कुल दुरुस्त है, और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि अगर हम लोकली पैसा रेज करके उसको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मगर फॉर अ प्राइवेट इन्वेस्टर हमें इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि टेलीनॉर की सेल स्मूथली हो, जिससे टेलीनॉर का कम अज़ कम ये ना उनके शिकायतें ना हो कि उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फंस गई। अगर वो मुल्क से पाकिस्तान से छोड़ना चाहते हैं तो दैट शुड बी देयर डिसीजन एज वेल। सही। और अली भाई साहब, इसमें इस पूरे सिनेरियो में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कितना मौसर रोल आप देख रहे हैं? पाकिस्तान से अगर एफडीआई जा रही है तो इस वक्त उनको तो अपना रोल निकल कर सामने आकर अदा करना चाहिए, पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए फैसले करने चाहिए। क्या वो नहीं पीटीसीएल को पाबंद कर सकते कि या तो आप इत्तसालात से भी इसमें फाइनेंसिंग करवाएं ताकि आप पर से बोझ कम हो, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए वो ऐसी राहें हमवार करें कि कम से कम ये पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही रह सके? जी, ये तीसरा पहलू है कि कंपटीशन कमीशन जिसकी असेसमेंट कर रहा है, वो तीसरा पहलू है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, स्टेट ऑफ कंपटीशन में क्या इम्पैक्ट होगा। ये तो नहीं है कि सेक्टर जो है वो एक ओलिगोपोली बन जाए जिसमें सिर्फ 3 प्लेयर्स हों, जिसकी वजह से कंज्यूमर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आए क्योंकि कंपटीशन सेक्टर में खत्म हो जाए। बिल्कुल 3 प्लेयर एक 200 मिलियन के मुल्क के लिए थोड़े हैं, मगर टेलीकॉम सेक्टर में ग्लोबली कंसोलिडेशन हुआ है, और यही असेसमेंट जो है वो कंपटीशन कमीशन ने करनी है कि, और इसका जवाब इत्तसालात से उनको मांगना चाहिए कि आप ये खरीदना चाहते हैं, आप इसके बाद बताएं कि आप इस एसेट के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप प्राइसेस को कैसा रखेंगे, आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को कैसा डिफेंड करेंगे। और इन सवालों के बायर को जवाब देना ज़रूरी बनता है फॉर गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन। सही। और फिर अली भाई साहब, ये जब टेलीनॉर हमने सुना कि प्रॉफिट्स में भी था, बड़े अरबों के इनके प्रॉफिट्स भी थे, तो फिर आखिर क्या वजह बनी कि इतना बड़ा ग्रुप इस तरह से पाकिस्तान से एग्जिट कर रहा है? कोई $3 अरब से ज़्यादा की इनकी इन्वेस्टमेंट थी। ज़ाहिर है कि कोई एक वाक़या तो नहीं इसकी वजह बनता, ये पूरी कोई एक नंबर ऑफ़ सीरीज़ होगी। तो ये आपकी नज़र में क्या वजूहत समझ आती हैं, और फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस वक्त कैसा एक इम्पैक्ट क्रिएट, एक इमेज क्रिएट होगा इसका? जी, हमें इतना भी पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेलीनॉर ने ये चीज़ जो है ना एक रीजनल स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वो काफ़ी ममालिक से अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं ताकि वो जो अपने कोर रीजन है उस पर फोकस करें। तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम विच दे आर पुलिंग आउट, एंड क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज आर ऑन दैट लिस्ट। तो ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी डिसीजन है अपने शेयर होल्डर्स के लिए कि हम उन मार्केट्स में फोकस करें जहाँ पे हमारा रिटर्न ज़्यादा हाई है, और अपने आप को थिन आउट ना करें। टेलीकॉम सेक्टर में जैसे मैंने बोला कि कंसोलिडेशन काफ़ी अरसे से ग्लोबली चल रही थी, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में
प्राइसिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, उनकी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो कम से कम होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, जिसकी वजह से उनको कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। प्लस आपने नए नए स्पेक्ट्रम्स लेने हैं, स्पेक्ट्रम के लिए आपने पैसा डालना है, तो क्योंकि उनके अपने मसले हो रहे हैं तो वो फोकस करना चाहते हैं कुछ मार्केट्स के ऊपर। तो टेलीनॉर का एग्जिट एक अलग बुनियाद पर है। पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी अच्छा बात होती कि अगर टेलीनॉर एग्जिट कर रहे हैं तो कोई और इंटरनेशनल प्लेयर जो कि इस मार्केट के लिए कमिटेड है और उस मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो उसको रिप्लेस करे। और एतिसलात क्या, एतिसलात वो प्लेयर है, तो एतिसलात ने वो डील क्योंकि क्लोज हो गई है, तो अब एतिसलात हैज़ टू टेल दिस टू द कंपटीशन कमीशन के उनके प्लान्स क्या हैं, वो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन कमीशन सिर्फ ये असेस कर सकता है कि क्या पाकिस्तानी कस्टमर को के लिए ये कंसोलिडेशन जो है ये सही है कि नहीं है। अब वो ये नहीं, कंपटीशन कमीशन ये असेस नहीं कर सकता कि ये डील होनी चाहिए, ये बायर बेहतर है कि कोई और बायर आता, मगर वो ये जरूर असेस कर सकता है कि पाकिस्तानी कस्टमर पे इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट तो होगा। अली फैज साहब, ऐसी वो सूरत हाल में जब कोई बड़ी कंपनी आपके मुल्क से एग्जिट कर रही हो, चाहे वो जो भी रीजंस हो, तो उन रीजंस को क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं था कि वो कंसीडर करे और इतनी बड़ी कंपनी को बाहर जाने से रोके, कन्विंस करे? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त में जब हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक में जाकर इस वक्त इन्वेस्टमेंट मांग रही है, मुख्तलिफ ममालिक से यकीन दहानियाँ ले रही है, और आपके मुल्क से एक के बाद एक कंपनी निकलती जा रही है, और भी रिसेंट मिसाल तो ये है टेलीनॉर की ज़ाहिर है। जी, मगर इस बात में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जारी बात है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर तो नहीं है, नेगेटिव ही है। मगर मुझे इस बात में ये भी मुझे पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, कि केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था सेल का, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, आई नो कि फॉर एग्जांपल सऊदी गवर्नमेंट से हमने बात की, और हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सऊदी टेलीकॉम कंपनीज को भी अप्रोच किया और कहा कि आप अक्वायर करें। सो आई डू नो दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू गेट अदर बायर्स इन्वॉल्व एज वेल। आई एम श्योर कि टेलीनॉर ने भी कोई इन्वेस्टमेंट बैंक हायर किया होगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हायर किया होगा, जिन्होंने एक आउटरीच की होगी दुनिया की बाकी कंपनीज के पास गए होंगे कि इस एसेट को खरीदे। ठीक है। तो प्रोसेस रन करने के बाद ही ये डील हुई होगी। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि द फैक्ट कि प्राइस बड़ी कम पे बिका है, ये इंडिकेट करता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उस एसेट में, ठीक जो है। कि नेगेटिव इंडिकेटर है। चले आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। हमारे चेयरमैन केटरेट अली फरीद ख्वाजा साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हुकूमत में शामिल दो बड़ी जमातें, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सूबाई हुकूमतों के तौर पर आमने सामने आ चुकी हैं। और वजह यह है कि आज से 2 रोज़ कबल जब मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाब के लिए बिजली के टैरिफ में 2 माह के लिए कमी का ऐलान किया, तो एक ये रिलीफ 2 माह के लिए है, लेकिन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ तमाम सूबाई हुकूमतों पर। मुल्क की एक प्रेशर पड़ा और ये डिमांड सामने आई अवाम की भी और अपोजिशन में शामिल तमाम जमातों की भी कि अब दीगर सूबे भी इस हवाले से कोई इकदाम करें, सिंध हुकूमत भी आगे बढ़कर आए और वो भी इसी तरह अपने बजट में से कुछ हिस्सा निकाल कर लोगों को बिजली के बिलों में रिलीफ दे, जिस पर सिंध हुकूमत ने अक्सर इनकार किया। और न सिर्फ इनकार किया बल्कि पंजाब हुकूमत की इस पॉलिसी पर, इस रिलीफ पर उन्होंने तनकीद भी की। अब ये मामला इतना गर्म हो चुका है कि कल इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात करने जा रहे हैं। मुलाकात आज होनी थी लेकिन इसको अब रीशेड्यूल किया गया है, तो अब देखते ही हैं कि उस मुलाकात में क्या बात निकल कर सामने आती है। लेकिन ये जो इस वक्त दोनों तरफ से एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहाँ जाकर थमेगा और क्या दीगर हुकूमतें पंजाब हुकूमत जैसा इकदाम करेंगी, और पंजाब ने जो ये अमल किया है इसका आगे उनके पास क्या प्लान है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। राना एहसान अफजल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा है, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी भी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये सिर्फ 2 माह का रिलीफ सब ये कह रहे हैं, और वो भी फिर आपने अपने एक बजट में से कटौती की और वो पैसे यहाँ डाल दिए, उससे IPPs को होने वाली पेमेंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कैपेसिटी चार्जेस उसी तरह से अदा किए जाते रहेंगे। और फिर ये 2 माह बाद क्या होगा, फिर तो बिजली के बिल वैसे ही वापस दोबारा हाई हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो गर्मियों में एक आम आदमी की कंजम्पशन बढ़ जाती है, पंखों का इस्तेमाल और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल, उस वजह से भी बिल जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो 2 माह बाद जो है ये कंजम्पशन जो है जनरली जो ट्रेंड देखा जाता है वो कम हो जाती है, और फिर ये बिजली के बिल भी कम हो जाते हैं कंजम्पशन के लिहाज से। देखिए, वफाक ने तो 0 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के ऊपर 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी, और वो पूरे पाकिस्तान के लिए थी। इसी तरह वफाक ने जो बलूचिस्तान के अंदर सोलर ट्यूबवेल्स दिए,
उससे जो लॉसेस में कमी आएगी उसका बेनिफिट भी टैरिफ में पूरे पाकिस्तान को होगा। तो वफाक ने तो अपना काम कर दिया। अब जो सूबे हैं उनका जो बजट है वो आज़ाद वो बजट बनाते हैं, और जो उनके डेवलपमेंट फंड है वो अपनी मर्जी से उसको जो है वो खर्च कर सकते हैं। अब ये पंजाब का स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट फैसला था कि उन्होंने 45 अरब जो है वो बिजली की मद में खर्चने हैं अपनी डेवलपमेंट से काट के, और उसके तहत 200 से 500 यूनिट वालों को रिलीफ दे रहे हैं। अब क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा सार्फिन है, सिंध में इतने नहीं है, यही रिलीफ सिंध वाले अगर देना चाहें तो उनको 45 अरब नहीं चाहिए, वो अपने डेवलपमेंट से 7 या 10 अरब रुपए में ये रिलीफ दे सकते हैं। केपी के वाले 5-6 अरब में ये रिलीफ दे सकते हैं, और बलूचिस्तान वाले 1 अरब में ही ये रिलीफ दे सकते हैं। तो ये उनकी इंडिपेंडेंट फैसले, इसमें वफाक का कोई लिंक नहीं है कि वो अपनी डेवलपमेंट फंड कहाँ खर्चते हैं, किस मद में अवाम को रिलीफ देते हैं। इससे वफाक का कोई लिंकेज नहीं है। ये सूबाई हुकूमतों के पास एक बराबर फंड होते हैं। आबादी के लिहाज से NFC अवार्ड जो है वो तयशुदा है, और वो भी चाहें तो अपने जो फंड्स उनको जो मिलते हैं बराबरी की सतह पे आबादी के लिहाज से, तो उसको वो ये रिलीफ इस्तेमाल तो राना साहब, ये जो 45 अरब की ये बेवकूफ़ी, और ये बेवकूफ़ी कह रहे हैं वज़ीर आला सिंध साहब कि आपकी हुकूमत ने जो ये बेवकूफ़ी की है 45 अरब की, ये तो सिर्फ 2 माह तक ही चल सकेगी। इसके बाद फिर 2 माह के बाद एक आम सारिफ किधर जाएगा जब उसका बिजली का बिल दोबारा उसी तरह से बढ़ जाएगा, फ़ी यूनिट रेट उसको दोबारा उसी तरह भरने पड़ेंगे। तो अब ये इस बेवकूफ़ी पर भी ज़रा, चूँकि उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया, इस पर भी ज़रा तबसरा कर दीजिएगा, क्योंकि इसको मरियम नवाज साहिबा ने जो जवाब दिया, उन्होंने तो कहा कि करप्शन के पैसे जेब में रखने से बेहतर है कि ये वाले इकदाम कर लिए जाएँ। तो अब ये फिर से एक माहौल एक गर्म हो रहा है। अभी आप लोग साथ बैठे हुए थे, आने वाले दिनों में फिर तलखी होती है, हम देख रहे हैं। और कल मुलाकात है बिलावल साहब से, ये उसमें ये मैटर रिजॉल्व हो जाएंगे। जो बात ये कि मैंने एक तो आपको कहा कि कंजम्पशन आगे वाले महीनों में गिर जाती है, तो रेट बरकरार बढ़ेंगे लेकिन कंजम्पशन गिर जाएगी, तो उससे इतना ज्यादा वो फर्क लेवल आउट हो जाएगा। बाकी आपने कैपेसिटी पेमेंट की बात की, तो उसके ऊपर भी डेट रीप्रोफाइलिंग पे हुकूमत चाइनीज गवर्नमेंट के साथ राब्ते में है, और हम पुर उम्मीद हैं कि उसके नतायज आने वाले चंद हफ्तों में आ जाएंगे। जो चाइनीज IPP हैं उनके हवाले से तो डेट रीप्रोफाइलिंग पे काम हो रहा है, वो चाइनीज हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, वो वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर काम हो रहा है कि उस डेट को रीप्रोफाइल किया जाए। जो आपके जो मुआहदे 94 के हैं, लोकल हैं, जहां कोई वायलेशन उनकी तरफ से भी है, कोई गुंजाइश निकलती है, उसके ऊपर कमेटी उसका ऑडिट कर रही है, और अगर ऐसी कोई गुंजाइश निकली तो वो अवाम के सामने ला दी जाएगी, पेश कर दी जाएगी, और वहां भी काम हो रहा है। ऑब्वियसली ये दोनों चीजों पे अलग-अलग काम। तो अब ये पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम पर राना साहब, ज़ाहिर सिंध हुकूमत बहुत तनकीद कर रही है, उसका मौक़िफ़ जान लेते हैं। आप भी साथी रहेगा, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। सादिया जावेद साहिबा तर्जुमान सिंध हुकूमत की हमारे साथ मौजूद है। सादिया साहिबा, बजाय इसके कि सिंध हुकूमत पंजाब हुकूमत के फुट स्टेप्स को फॉलो करती, आप भी कोई 10, 11, 12 रुपये का रिलीफ फ़ी यूनिट रेट में देते, लोगों को यहाँ भी सस्ती बिजली मिलती, आप बेवकूफ़ी के रिमार्क्स पास कर रहे हैं, गैर संजीदगी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये क्या एक अच्छा काम पंजाब हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया अगर आवाम को रिलीफ दिया गया? देखिए, जो हम तनकीद पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर ये काम वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते, हमारा मानना ये है, क्योंकि जो मेरा ख्याल है, ठीक है 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात मिल गए हैं टैरिफ में कमी बेशी करने के, लेकिन ये फिर भी, क्योंकि बिजली नेशनल वो है, नेशनल ग्रिड है, नेशनल इशू है, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, या हुकूमत सिंध का ये मानना है कि दिस शुड बी डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो उस पर टैक्सेशन है वो कौन सी गवर्नमेंट लगाती है? सादी साहब, वो लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, चलें फेडरल गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया है कि बजट के एक हिस्से से पैसे निकालकर सब्सिडी के तौर पर दिए, ताकि वक्ती रिलीफ तो मिल सके कम से कम लोगों को। नहीं, बकौल उनके ये शॉर्ट टर्म रिलीव नहीं है। कल की तकरीर मैंने उनकी पूरी सुनी, उन्होंने कहा जी ये 2 महीने का रिलीव है। देखें, 2 महीने के बाद तो वैसे ही बिजली की कंजम्पशन कम हो जाती है, सर्दी आ जाए, तो ये और हम, जो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, सिंध गवर्नमेंट पहले दिन से ये बात कर रही है कि वो काम करें जिसका लॉन्ग, मजबूत,
फायदा हो इस कौम को। अभी बात कर रहे थे आईपीपीस की जी। मेरे पास अपडेटेड 24 तक की आईपीपीस की लिस्ट मौजूद है। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी आईपीपीस काम कर रही हैं वो जब 2013 की गवर्नमेंट आई थी नून लीग की, उनके टाइम की वो इंस्टॉलेशन है मेरे पास अपडेटेड, मैं आपको भी भेज दूँ। ठीक है। और 2008 से 2013 तक कितनी आईपीपी, जब पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें कितनी आई है? 2013 तक तो हमने जितना काम करने की कोशिश की, मुझे अच्छी तरह याद है बेचारे राजा परवेज अशरफ साहब वाटर एंड पावर के मिनिस्टर होते थे, कितनी बड़ी उनके खिलाफ कैंपेन चली थी, सुप्रीम कोर्ट छलांगे मारता था। तो हमारे खिलाफ तो मुजाहरे हुए थे कि क्योंकि हमारी वजह से मतलब ये था ना कि पीपल्स पार्टी हमें बिजली नहीं दे रही और मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। और आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के घरों में लोग चढ़ जाते थे, जलाओ घिराओ सब कुछ हो रहा था पंजाब में। ठीक है, चलें अब ये 2 माह का जो आप लोग कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, राना एहसान साहब, अब ये चलें 2 माह तो गुजर जाएंगे, उसके बाद जो सोलर पैनल प्रोजेक्ट की जिस तरह मरियम नवाज साहिबा बात कर रही हैं, इन 60 दिनों में इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो जाएगा, इन तमाम सार्फिन तक ये सहूलत पहुंच जाएगी सोलर पैनल की शक्ल में, और इसके लिए फिर कितना पैसा दरकार होगा पंजाब हुकूमत को? ये तो देखें, पंजाब हुकूमत जो है वो अपने जो एडीबी है उसके तहत इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है, और मरियम बीबी ने यही कहा है जो चीफ मिनिस्टर हैं कि 2 माह बाद तक उनकी कोशिश है कि ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो जाए और लोगों को जो है वो अल्टरनेटिव एनर्जी की सहूलत जो है वो मुयस्सर हो और वो अपने बिजली के बिलों को कंट्रोल कर सकें। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो इस हदफ को, अहदाफ को जो है वो अचीव करेंगी। अच्छा राना साहब, अगर ये 100% भी ये हदफ हासिल हो जाता है तो अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो तो आपको जनवरी से दिसंबर तक उसी तरह से अदा करनी है। अब चाहे इन सबको, हाँ मामला जो है ना, अगर ये सीपेक की प्रोजेक्ट को डिले ना किया जाता, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है इस मुल्क में 2018 से 2022 में, 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में रिलोकेशन इंडस्ट्री की होती और सीपेक सुस्त रवि का शिकार ना होता, तो ये जो कैपेसिटी पेमेंट है ये इस्तेमाल हो जाती। ये तो बदकिस्मती है कि मुल्क हमारा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से ना वो लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव कर सका और ये कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज नहीं हुई। वरना ज्यादा कैपेसिटी होना कोई बुरी बात नहीं है एक मुल्क के लिए, ये तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। सब कैपेसिटी तो ज्यादा है, जनरेशन ज्यादा है, लेकिन वो उसकी तरसील, उसकी तकसीम कारी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, असल इशूज तो वहाँ है ना, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अगर ये इंडस्ट्री लग भी चुकी होती तो वहाँ तक ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती? ये गलत है। इस वक्त ट्रांसमिशन की आपके पास कैपेसिटी है, आप 4-5 हज़ार मेगावाट, अभी भी ज्यादा आपके पास अगर थेफ्ट ना हो तो हम उसको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसके अंदर हमने इस पीएचडीपी में रिकॉर्ड पैसे रखे हैं जो नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी को जो है वो बेहतर करेंगे, जिससे ना सिर्फ एफिशिएंसी में बेहतरी आएगी बल्कि आपकी बिजली के रेट्स में भी थोड़ी बहुत कमी आएगी, 2-2.5 रुपए की। तो उस पर तो हमने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन ये ट्रांसमिशन का इतना बड़ा अभी इशू नहीं है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती, जो कि नहीं हुई पीटीआई के 4 साल दौर में, जो सीपेक की फेज 2 था, तो ये इतना बड़ा इशू ना होता। और दूसरा जो बड़ा डेंट हमें पड़ा वो डिवैल्यूएशन का पड़ा, जो पीटीआई दौर में पड़ा और उसके बाद जिस तरीके से पीटीआई हुकूमत छोड़ के गई, आईएमएफ के मुआहदे को खराब करके गई, फिर डिवैल्यूएशन हमें सफर करनी पड़ी। तो अगर ये डिवैल्यूएशन ना होती तो तब भी ये कैपेसिटी पेमेंट का इतना बोझ ना होता। तो एक मुल्क के अंदर प्लानिंग की गई बिजली की, उसी अगर यही इकोनॉमिक प्लान सीपेक का फेज 2 कामयाबी से लॉन्च हो जाता, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते, तो ये इशू होना ही नहीं। ठीक है। तो सादी साहब, आप कल जब बिलावल साहब जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने, क्या डिमांड लेकर जाएंगे कि जी ये पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया अपने आवाम को, इसको वापस ले लें, पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है? हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं। एनर्जी का पाकिस्तान में क्राइसिस है, ये हम सबको एडमिट करना चाहिए, पाकिस्तान के चारों सूबों को एडमिट करना चाहिए कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है। ये रिलीफ चारों सूबों को मिलना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को देना चाहिए। एक सूबे को दे के गलत तासुर दिया जा रहा है और फिर जो है उसकी सादी साहब, एक सूबे को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, वो सूबा अपने बजट में से अपने आवाम को रिलीफ दे रहा है ना भाई। जो मेरी बात सुने, ये तो अभी आएगा ना सामने,
क्योंकि ये मेरा प्राइम मिनिस्टर से सवाल है कि वो ये बताएंगे कौम को, सबको बताएं। अच्छा सादी साहब, बिलफर्ज सिंध हुकूमत ये करे, मुराद अली शाह साहब अपने तरक्याती बजट में से 40 अरब निकालें और वो यहाँ की बिजली बनाने वाली कंपनी को सब्सिडी के तौर पे दे दें, तो यहाँ भी लोगों को बिजली सस्ती मिलेगी। हाँ, 40 अरब नहीं, को ये रिलीफ देने के लिए 8 से 10 अरब चाहिए। अच्छा 8 से 10 अरब। हाँ जी जी सादी साहब, तो यहाँ तो बहुत ही आराम से हो जाएगा मामला 8-10 अरब। तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, इस पे वर्किंग हो रही है। मैं ये बात पहले भी कर चुकी हूँ, सिंध गवर्नमेंट वर्किंग कर रहा है, लेकिन हम टेम्पररी रिलीज पे यकीन नहीं रखते, हम लॉन्ग टर्म डिसीजन करना चाहते हैं। ये क्या बात हुई कि 2 महीने बिजली का बिल कम आएगा और फिर तीसरे महीने से वो डबल हो जाएगा। अभी भी हम IPPs को पंजाब में बेनिफिट कर गए कि जी गवर्नमेंट पैसे उनको ही देगी ना, क्योंकि पंजाब में IPPs ज्यादा हैं। तो वो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक है, मरियम बीबी का बहुत अच्छा इक़दाम है, इतना खर्चा हो गया उस पे, वो खर्चा उनको नहीं करना चाहिए था जो उस मार्केटिंग पे खर्च हो गया है, वो भी गरीब आवाम पे इन्वेस्ट करना चाहिए था। लेकिन ये फैसला मुनासिब होता कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करते, चारों सूबों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिलीफ देते। हमारा ये मानना है, इसमें बहुत अच्छी बात है, कोई सूबा अपने अच्छा वो 200 यूनिट तक का जो रिलीफ था वो राणा साहब से मैं फिर कंफर्म कर लेता हूँ राणा साहब, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने अक्रॉस दी कंट्री ऐलान किया था ना, वो तो तमाम सार्फिन को मैसर था, वो सिर्फ पंजाब का तो नहीं था। वो पंजाब का नहीं था, पूरे पाकिस्तान के लिए था। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये इस चीज की आजादी है कि सूबे अगर पूरा साल भी पंजाब हुकूमत अपना बजट, उनकी मर्जी है कि वो एक प्रोजेक्ट ना करें और सारा रिलीफ इधर दे दें, ये उनके पास, उनको जो वफाक है रोक नहीं सकता। अगर ये KPK करता है तो हम उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी से उनका डेवलपमेंट फंड बनता है, वो वफाक से पूछ के नहीं खर्चा करते कि उन्होंने कहाँ करना है या नहीं करना, उनकी अपना निज़ाम है। जिस तरह सिंध का अपना निज़ाम है कि वो अस्पताल बनाए या वो जो है वो वैसे कोई हैंड आउट दे दे या कुछ और प्रोजेक्ट करें, ये उनकी मर्जी है। ठीक है जी सादी साहब, ये तो आपकी हुकूमत के अपने हाथ में है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करें और आपकी हमारे हाथ में है, लेकिन हम 2 महीने का या शॉर्ट टर्म फैसला नहीं करेंगे। हम सिंध के अवाम को मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ देंगे, जिसका बहुत जल्द ऐलान होगा। आज सब सोलर की बातें कर रहे हैं, मेरे चेयरमैन ने कहा था, जिस पे नासिर अली शाह साहब काम भी कर रहे हैं, एनर्जी मिनिस्टर। चलें अब ये देखते हैं कि ये काम कब खत्म होगा, चूंकि रिलीफ के दिन कम होते जा रहे हैं और काम की जो तवालत है वो बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। चंद रोज़ कबल ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया था, जिससे मुताल्लिक़ ISPR की जानिब से अहम मालूमात शेयर की गई थी। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई है। फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। पाक फौज हमेशा खुद एहतसाबी पर अमल पैरा रही है। ये पहली मरतबा नहीं बल्कि इससे कबल भी पाक फौज मिलिट्री ऑफिशल्स का एहतसाब करके उनको सजाएं दे चुकी है। फौज के पास एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत खुदकार एहतसाबी निज़ाम है और इससे मुल्क के अदालती निज़ाम का मुकम्मल एतमाद हासिल है। यह निज़ाम इल्ज़ामात की बुनियाद पर नहीं बल्कि खालिसतन ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर फैसले करता है। जब भी फौज के कवानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है, फौज के इस एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती तफरीक नहीं रखी जाती। जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। अगर फैज़ हमीद केस पर नज़र दौड़ाई जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑफिसर के खिलाफ दरख्वास्त मौसूल होने पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में वजारत दिफा के जरिए अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था कि वो इस केस की मुकम्मल तहकीकात करे। ठोस शवाहिद पर मबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद
12 अगस्त 2024 को बजरिया प्रेस रिलीज ISPR ने बताया कि दीगर इल्जामात के अलावा फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाक़यात भी सामने आए हैं, जिसके लिए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। साथ ही साथ 3 और रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी मजमूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत के साथ मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के चार्जेस पर मिलिट्री कस्टडी में लिया गया। इन हकाइक की रोशनी में कानूनी माहिरीन इस कोर्ट मार्शल कार्रवाई को इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं। अक्सर कानूनी माहिरीन की राय में अगर 12 और 15 अगस्त की दोनों प्रेस रिलीज़ का बगौर मुताला किया जाए तो इस बात की तरफ वाज़े इशारे हैं कि रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद पर सियासी अनासिर के साथ मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने के चार्जेस हैं और इसीलिए कानूनी माहिरीन के मुताबिक कोर्ट मार्शल की यह कार्रवाई शवाहिद की रोशनी में इल्जामात साबित होने के बाद शुरू हुई है। यहाँ कानूनी माहिरीन जिन नुकात की निशानदही कर रहे हैं उनमें सबसे अहम यह है कि पाक फौज का एक रिटायर ऑफिसर 2 साल जबकि हसास इदारे का ऑफिसर 5 साल तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने का मजाज नहीं है। फैज़ हमीद के रिटायरमेंट को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। इस तनाजुर में कानूनी माहिरीन फैज़ हमीद के रिटायरमेंट के बाद सियासी मामलात में दखलंदाजी को संजीदा मामला करार दे रहे हैं और आर्मी एक्ट के सेक्शन 31 के लागू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आर्मी एक्ट की सेक्शन 31 जिन चीज़ों का अहाता करती है उनमें हुकूमत को गिराने का मंसूबा, साजिश और बगावत शामिल हैं। ये सवालात भी ज़ेर गर्दिश हैं कि मुल्क की हसास एजेंसी के साबिक सरबराह के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। इस हवाले से माहिरीन की राय यह है कि फैज़ हमीद ने अपने ओहदे और इख्तियारात से तजावुज़ात करते हुए PTI के इख्तिदार को तूल देने के लिए अपने ओहदे का बेदरीग सियासी इस्तेमाल किया। जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को ये इत्तलात मौसूल हुई तो उन्होंने वज़ीर आज़म की सख्त मुखालफत के बावजूद फैज़ हमीद को DG ISI के ओहदे से हटाया ताकि ये ओहदा और इदारा मखसूस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो। यहाँ यह सवाल भी पैदा होता है कि फिर उन्हें इन इल्ज़ामात के बावजूद कोर कमांडर पेशावर के अहम ओहदे पर क्यों तैनात किया गया। इस सवाल का जवाब अहम ज़राए ये देते हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म अपनी ज़ाती पसंदीदगी की वजह से और तालिबान को मुल्क में वापस आबाद करने के लिए फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाने की ज़िद पर थे। और दूसरी बात कि जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को निकालने के लिए कमांड ना होने का जवाब दिया था, इसीलिए कमांड अपॉइंटमेंट पर भेजना लाजमी था। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि बानी PTI ISI को कमांड का दर्जा देना चाहते थे ताकि फैज़ हमीद ISI में ही रहें। ये बात काबिल गौर है कि पाक फौज खुद एहतसाबी का अमल बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में मुल्ज़िमान को अपनी सफाई का पूरा हक दिया जाता है। इस हवाले से आइन का आर्टिकल समरी ऑफ 10A भी शवाहिद की बुनियाद पर मुनसिफाना ट्रायल, गवाहों की दस्तियाबी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की भी सहूलत देता है। यहाँ कुछ सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बन जाएंगे। इन हकाइक को मद्देनजर रखते हुए फैज़ हमीद केस मुल्क की सिक्योरिटी और इससे जुड़े उमूर में सियासी मुदाखलत के लिहाज से नहायत ही अहम है कि किस तरह से चलेगा और किस रुख पर केस जा सकता है। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो अमल शुरू हुआ है इसमें आइन का आर्टिकल 10A जो है, अब इसके मुताबिक किसी भी मुल्जिम को पूरा मौका दिया जाता है अपनी सफाई का। आने वाली समातों में मामला किस जानिब जाता देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान से ये सिलसिला जो है, हमारा आर्मी एक्ट जो है 1952 जो है उस दौर से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किए जा रहे हैं। उसके बाद 1967 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी जिसके अंदर आप सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर चैलेंज होती रही हैं और उन सारी चीज़ों के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये जो आर्टिकल 10A आया है ये आपका 2010 की 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो 2015 की भी हैं, 2016 की भी है, 17 की भी है, 2023 की भी जजमेंट्स हैं। तो 5 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान के अंदर 4 किस्म के जो है वो आपके कोर्ट मार्शल्स होते हैं। जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और आपका समरी कोर्ट मार्शल। अब अगर ये किसी जगह इनिशिएट कर दिया जाता है तो उसको किसी भी पाकिस्तान के हाई कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा उसके अंदर ये है कि क्या आर्टिकल 10A जो है वो इन मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। बिल्कुल, आर्टिकल 10A जो है
वो इस सेंस के अंदर अप्लाई होता है कि जिसके अंदर सारा आपका जो मिलिट्री कोड्स है वो सारे का सारा जो है वो आपका जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आपका कानून शहादत ऑर्डर जो है वो अप्लाई करता है। तीसरा उसके अंदर ये है कि क्या इन ट्रायल्स को जो है वो इन कैमरा होना चाहिए या इनको ओपन होना चाहिए। तो दुनिया के सारे ममालिक के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हैं वो इन कैमरा होते हैं, और अगर उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी हो तो ये डिस्क्रिप्शन जो है मिलिट्री अथॉरिटीज़ की होती है कि उनको वो ओपन कर दें। और इसी चीज़ को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया गया था, और 96 की एक जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 मेंबर्स बेंच की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये डिस्क्रिप्शन जो है ये आर्मी की है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। और दुनिया के सारे ममालिक के अंदर जो ट्रायल है वो इन कैमरा ही होते हैं, और उसके अंदर एक्सेप्शन नहीं। आपके सामने रिसेंटली जो टर्की के अंदर एक इंसिडेंट आए थे और जहां के ऊपर एक रिवोल्ट या मॉब की एक सिचुएशन आई थी, तो उन सारे लोगों को भी इन कैमरा ही ट्राई किया गया था। अगली उस चीज के अंदर ये है कि क्या इन ट्रायल्स के बाद जो है इनकी कोर्ट ऑफ अपील है? बिल्कुल है। 92 के अंदर अमेंडमेंट आ गई है। अब जो है अगर आप इस सजा जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 119 के नीचे कंफर्म कर दी जाती है, तो सेक्शन 131 के नीचे जो है आप उसको कोर्ट ऑफ अपील के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, और वो 132 भी है, 133 भी है। फिर उसके बाद ये है कि क्या जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है उसको मिलिट्री कोर्ट बिल्कुल कही किया जा सकता है कि जब आपका आर्मी एक्ट के अंदर ट्रायल कंक्लूड हो जाता है या आपकी सजा कंफर्म कर दी जाती है और कोर्ट ऑफ अपील के अंदर भी आपकी सजा कंफर्म हो जाती है, तो आप हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 199 को भी इन्वोक कर सकते हैं, और उसके बाद आर्टिकल 185 के अंदर आप एज ए अपील के तौर पर भी जा सकते हैं। फर्क सिर्फ अरबाब इतना है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्राई किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स करते हैं। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो है जो मिलिट्री के अंदर रहते हुए या मिलिट्री से रिटायर्ड होते हुए पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बगावत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम करता है जो नेशनल सिक्योरिटी या एंटी स्टेट है, या जिसके अंदर जो है पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को, चाहे वो नेवी है, एयर फोर्स है या आपकी रेगुलर पाकिस्तान आर्मी है, उसके खिलाफ किसी को उकसाता है, तो उसको भी आप सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलें हाफिज साहब, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर मजीद भी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज, हमारे खानन में हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।